जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 मैथ्स में जो पढ़ रहे हैं हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज के जो कि आपका छठा चैप्टर है। त्रिभुज का जो प्रश्नावली है 6.5, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यह क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद के प्रॉब्लम को देखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ सबसे पहला नंबर जो 8 है आपका, ये आपको दिखा रहा है क्या कि आकृति 6.54 में ABC एक अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। जैसा कि आप देख रहे हैं ABC के अभ्यंतर कहने का मतलब बीच में, इसके अंदर में कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC। OD जो है लंबवत है BC के, देख लीजिए OD है ये लंबवत है BC के, OE जो है यह लंबवत है आपका AC के और OF जो है यह लंबवत है आपका AB के। तो यहाँ पर आपको दर्शाना है ये सब। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले। यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज लिया जाए। ये आपका हो गया त्रिभुज, हो गया है ना, ये त्रिभुज जो कि यह अभ्यंतर में हमारा कोई पॉइंट O है, ये लंब है इस पर जो कि पॉइंट E है आपका। यहाँ यह लंब है जो कि पॉइंट आपका F है और ये लंब है यहाँ पर जो कि पॉइंट आपका D है। यह A, B और C आपका त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें जो प्रूव करना है पहला नंबर ध्यान से देखिएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर अब प्लस CE का स्क्वायर। ये चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो इस पहले नंबर को प्रूव करने के लिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें हमको OA दिख रहा है। OA जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइन जो है आपका OA है। अब यहाँ पर OAE जो है एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और OAF भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर OB को आप मिला दीजिए तो यह भी आपका देख रहे हैं OFB एक समकोण त्रिभुज, OB और D एक समकोण त्रिभुज। ठीक उसी तरह से अगर इसको हम मिला देते हैं तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज और यहाँ भी आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा साइड इसमें यूज किया गया है। जैसे कि OA आप देख रहे हैं तो OA हमारा ये हो गया, OB आप देख रहे हैं तो OB हमारा ये हो गया, OC देख रहे हैं तो OC हमारा ये लाइन हो गया। जो जो लाइन इसमें यूज किया गया है उसको हमने कट कर दिया है जानकारी के लिए। OD चाहिए इसको तो O से लेकर D तक ये लाइन है आपका। OE चाहिए इसको तो O से लेकर E तक ये लाइन है। OF चाहिए तो O से लेकर F तक ये लाइन है। इसके बाद AF चाहिए इसको तो AF ये लाइन है आपका। उसके बाद BD चाहिए इसको तो BD ये लाइन है और CE चाहिए तो CE आपका ये लाइन है। अब यहाँ पर देखिए इस तीनों को हम कट किए हुए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हमको मिल रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ पर OA स्क्वायर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे चूँकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। OA का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, तो OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी में हम देखिए तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर में माइनस OF का स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये AF का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस त्रिभुज में चूँकि ये तीनों साइड को हम कट कर चुके हैं तो ये त्रिभुज हमारा बनता है। इस त्रिभुज में हम OB का स्क्वायर में अगर यह माइनस कर दें OD का स्क्वायर, देख रहे हैं OD का स्क्वायर को माइनस कर दें तो ये हमारा BD का स्क्वायर मिल जाता है। या नहीं तो इसको देखिए OB का स्क्वायर OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब क्या किए, ओ डी का स्क्वायर को हम लोग लेफ़्ट साइड ले आए, तो जैसे इस तरह इसको लिखे थे उसी तरह इसको भी लिख दिए हम लोग। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि यह कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर में माइनस अगर ओ ई का स्क्वायर कर दें, है ना, आधार का स्क्वायर माइनस कर दें तो ये आपका लंब का स्क्वायर मिल जाएगा, सी ई का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से ये तीनों लिखा गया है। अब तीनों को आप ऐड कर दीजिए, जैसे आप ऐडिंग करेंगे तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए लेफ़्ट साइड में ओ ए का स्क्वायर है आपका, प्लस ओ बी का स्क्वायर है, प्लस ओ सी का स्क्वायर है, माइनस ओ एफ का स्क्वायर है यहाँ, और उसके बाद ओ डी का स्क्वायर है, और उसके बाद यह ओ ई का स्क्वायर है, इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर हो गया, प्लस बी डी का स्क्वायर हो गया, और उसके बाद प्लस सी ई का स्क्वायर हो गया। यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अब दूसरे रिजल्ट के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा रिजल्ट आपका क्या कह रहा है कि यहाँ ए एफ का स्क्वायर अब प्लस बी डी का स्क्वायर अब प्लस सी ई का स्क्वायर को प्रूव करना है आपको, ए ई का स्क्वायर अब प्लस सी डी का स्क्वायर अब प्लस बी एफ का स्क्वायर, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने ये ओ ए का स्क्वायर लिखा है, तो ओ ए का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एफ का स्क्वायर अब प्लस ए एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो हमने इस त्रिभुज में लिया है, ये त्रिभुज में देख रहे हैं, इस त्रिभुज में ओ ए का स्क्वायर जो है आपका ए एफ प्लस का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर, ठीक ओ ए स्क्वायर जो है हम ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी ओ ए स्क्वायर को हम लोग ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद ओ बी का स्क्वायर पे आइए, तो ओ बी यहाँ देख रहे हैं आप, ओ बी को लेकर बनने वाला यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज इधर भी है समकोण त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज आपका इधर भी है। अगर इधर से हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। उसके बाद अगर इस ओ बी को हम इधर से लिखें तो ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। चूँकि यह समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, यहाँ पर ये कर्ण होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से ओ सी का स्क्वायर, जैसे ओ सी से हमारा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज में ओ सी का स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। उसके बाद अगर इधर से हम त्रिभुज को सोचें तो क्या लिख सकते हैं, ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमको इसको ऐड कर देना है, इस पूरे को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए एफ चाहिए, तो ए एफ यहाँ पे है आपका, बी डी चाहिए तो बी डी आपका इस पार में आ जाता है, बी डी यहाँ आपका। उसके बाद सी ई चाहिए हमको, तो सी ई आपका यहाँ है। तो अभी जो है इसको ऐड नहीं करेंगे, अभी इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम क्या करेंगे, इसका जो राइट साइड है इसको लेफ़्ट साइड में लिख देना है, इसका जो लेफ़्ट साइड है इसको राइट साइड में लिख देना है। कहने का मतलब ओ बी को जो है एक बार हम फिर से लिखते हैं, क्या लिख दिए, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर।
और इसको जो है हम यहाँ से हटा देंगे, है ना। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाना नहीं है, ऐसे करके लिखना नहीं है। इस तीनों को जो है एक बार फिर से हमको फ्रेश लिख देना है। फ्रेश कैसे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये आपका ओ ए का स्क्वायर जो है ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ ओ बी हम लोग लिखते हैं, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। उसके बाद ओ सी को लिखते हैं, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। इसको नेगलेक्ट करते हुए इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अगर इसको आप ऐड करते हैं और इसको भी ऐड करते हैं, क्योंकि ओ एफ आपको इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है, तो लेफ़्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, तो कट जाएगा। ओ डी स्क्वायर जो है आपको लेफ़्ट साइड में भी मिल रहा है और राइट साइड में भी मिल रहा है, तो कट जाएगा। ओ ई स्क्वायर आपको लेफ़्ट साइड में भी मिल रहा है और राइट साइड में भी मिल रहा है, तो कट जाएगा। तो इसमें हमको क्या बच जाता है, सिर्फ ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बच जाता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो इस तरह से लिखा, तो प्रायः इस तरह की गलती होती है एग्जाम में, तो इसीलिए हमने इसको उल्टा लिखा ताकि आपका दिमाग यहाँ पर खुला रहे, आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। आपका जो भी रिजल्ट यहाँ पुराना है लेफ़्ट साइड में, उस सभी को लेफ़्ट में रखना है, जो रिजल्ट के राइट साइड में है वैसे सभी टर्म को हमको राइट साइड में रखना है, जैसे कि हमने अरेंज करके यहाँ पर आप लोगों के लिए किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो देखिए एक सीढ़ी है आपका, है ना, एक क्या है आपका यहाँ पर सीढ़ी दिया गया है, और ये सीढ़ी की जो लंबाई है ये 10 मीटर है। कितनी है, ये 10 मीटर है। और यह 8 मीटर के ऊपर जो है एक आपका विंडो है बना हुआ, खिड़की बना हुआ है। तो यहाँ पर खिड़की पर पहुँचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दीवार का आधार ये हो गया और सीढ़ी का निचला सिरा ये हो गया, तो ये दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी। इस स्थिति में ऐसी जो स्थिति हमको मिली हुई है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाती है ना। कैसा त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, ए सी का स्क्वायर जो हो जाएगा यह ए बी का स्क्वायर है ना, और जोड़ बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, और हमको बी सी का स्क्वायर निकालना है। तो ए सी स्क्वायर में हम लोग ए बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर में 8 स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये 100 माइनस 64 इक्वल टू 36 आता है। अब बी सी इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखेंगे, 36, चूँकि बी सी का स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ का स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर यह आपका रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से ये 6 मीटर आपका आंसर मिल जाता है। बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है।
तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 18 मीटर का एक खूंटा है। अब देखिए ये धरती है आपका, खंभा है, और उसके बाद एगो खूंटा, हम खूंटा समझते हैं ना, जिससे गाय भैंस बकरी सबको जोड़ा जाता है। एगो छोटा सा खूंटा जो है गाड़ देते हैं धरती के अंदर, बकरी या गाय को जोड़ देते हैं। अब यहाँ से क्या किए, ये तार को हम इस तरह, ये 24 मीटर तार को हम यहाँ पर उतना तान के एक खूंटा गाड़े कि यह जो है तना हुआ तार रहे। ये नहीं कि खूंटा यहाँ गाड़ दीजिएगा तो ये तना हुआ नहीं रहेगा, झूल जाएगा, क्या कहते हैं, ये तार आपका दूर तो गाड़ ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम गाड़ दिए। अब कहता है कितनी दूरी के बाद यह खूंटा आपका गड़ा हुआ है। तो ये 18 मीटर, ये 24 मीटर, ये 90 डिग्री का कोण, तो क्या हो गया आपका, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय है ना, प्रमेय हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आपका आधार हो गया। अगर आधार बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल ले लेंगे। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर घटा 18 का स्क्वायर। अब 24 इंटू 24 करने से अच्छा है कि एक बार 24 प्लस 18 कर दीजिए और एक बार 24 माइनस 18 कर दीजिए, है ना। इसके बाद इसका वर्गमूल भी ले लीजिए, रूट के अंदर रख दीजिए इसको। इस दोनों को ऐड करते हैं तो 42 आता है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है। अब देखिए 6 इंटू 7 इंटू 6 हो जाएगा, 6 7 42, और 6 आपका 2 बार आ गया तो एक बार 6 बाहर हो जाएगा, तो 6√7 मीटर आपका यह आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 6√7 मीटर की दूरी पर इस खूंटा को गाड़ा जाएगा, तो हमारा यह तार जो है आपका क्या हो जाएगा, तना हुआ रहेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर चाल से उड़ता है। तो उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर चाल से उड़ता है। तो प्रायः कॉपी में जब हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं तो ऊपर पे हम लोग नॉर्थ लेते हैं, नॉर्थ यानी उत्तर, इधर हम लोग ईस्ट लेते हैं यानी पूरब, इधर हम लोग वेस्ट लेते हैं यानी पश्चिम, और इधर हम लोग साउथ लेते हैं। तो उत्तर के तरफ जो है ए स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एगो हवाई जहाज आपका उड़ गया हवाई जहाज। अब फिर उसके बाद क्या कहता है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज इसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। तो पश्चिम की ओर जो है यह 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। तो फिर क्या कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो अब यहाँ पर सोचना है कि पहली हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। अब देखिए 1 घंटा में 1000 किलोमीटर जाता है, तो 1.5 घंटा में 1500 किलोमीटर जाएगा। सिंपल है भैया, है कि नहीं। 1500 किलोमीटर चला जाएगा। अब फिर दूसरी हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज द्वारा 1.1/2 घंटा, 1.5 घंटा में तय की गई दूरी कितनी होगी। अब देखिए ये तो बड़ी आसान है, 1 घंटा में 1200 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 600 किलोमीटर, 1 घंटा और आधा घंटा मिला दिए तो 1800 किलोमीटर यह दूरी तय करेगी। तो कितना दूरी तय करेगी, 1800 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यानी कि यह जो है उत्तर के तरफ 1500 किलोमीटर
और यह पश्चिम के तरफ जो है 1800 किलोमीटर। अब पूछता है इस दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ कैसा त्रिभुज बन रहा है, आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो वही काम करना है। यह कर्ण आपका AC, तो AC जो निकालना है तो क्या करेंगे, 1500 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हम लोग कर देंगे और इसको रूट के अंदर में डाल देंगे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 गुना 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर गुना 100 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर गुना 100 का स्क्वायर। इसमें 100 का स्क्वायर बाहर अगर आता है तो सिर्फ 100 बाहर आएगा, और 15 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 324, सॉरी 18 का स्क्वायर 324 और 15 का स्क्वायर 225 है ना, उल्टा लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं है। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 549 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना है, तो 549 का जो है फैक्टर्स क्या क्या होगा, ये आपका 9 गुना 61 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 100 हमारा पहले से बाहर है, रूट के अंदर 61 बच गया, यानी 300 रूट 61 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है कि दो खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। चलो भाई, दो खंभा हम लोग बनाते हैं, एक 6 मीटर का हो गया और एक आपका 11 मीटर का हो गया, और तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो देखिए खड़ा कर दिए दोनों को हम लोग, है ना, खड़ा कर दिए दोनों को। अब कहता है यदि इसके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ये जो दूरी है आपका A से लेकर B तक, यह आपका 12 मीटर है। तो इसके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके सिरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पर अगर एक क्षैतिज के समांतर एक रेखा ले लें हम लोग, तो यह 12 मीटर है, तो यह भी आपका 12 मीटर हो जाएगा। और ये जो है आपका एक आयत बनाएगा, ये 6 मीटर है, तो यह भी आपका 6 मीटर हो जाएगा। ऊपर पे कितना बच गया, ऊपर पे इधर 6 मीटर चला गया और इधर पूरा 11 मीटर है, तो 11 मीटर में 6 मीटर इधर माइनस हो गया, तो बचा 5। तो 5 जो है, यही 5 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हमको अगर ये डिस्टेंस निकालना है, ये दूरी, तो यहाँ भी तो हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें एक यह आधार हो गया और यह आपका कर्ण हो गया। तो इसलिए इसको निकालने के लिए, कर्ण को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 44 से 25 25 हो गया आपका, और उसके बाद 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, और यह 13 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह 13 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है कि भुजाएं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग लेते हैं इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, और यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या बोल रहा है कि C समकोण है, यहाँ पर C जो है आपका यहाँ 90 डिग्री का कोण है, और CA और CB पर D और E, तो CA पर D बिंदु और CB पर जो है आपका E बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है। जो पहले दिया गया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है,
ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C समकोण है, और D जो है AC पर कोई बिंदु है, और E जो है CB पर कोई बिंदु है। इतना सा तो आप लोग यहाँ लिख ही लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया? इसको लिखते हैं, बुक को देखिएगा। AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर जोड़ DE का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो बिंदु है ना आपका, ये जो बिंदु, इसमें क्या क्या AE मांग रहा है, यह A से लेकर E मांग रहा है, यह BD मांग रहा है, तो B से लेकर D तक ये लाइन को मांग रहा है, AB मांग रहा है, A से लेकर B तक ये लाइन है आपका, और DE मांग रहा है, D से लेकर E तक जो है ये लाइन है आपका। तो ये इसको हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिए, तो यहाँ पर चूँकि समकोण त्रिभुज है, सब समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। अगर AB का स्क्वायर हम लिखें तो AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, है ना। अब देखा जाए कि इस AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस AC को हम लोग लिख सकते हैं AE का स्क्वायर घटाओ CE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर घटाओ CE का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए AC जो है, माफ़ करेंगे, AC जो है AE को लेकर और CE को लेकर एक समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर लंब हो गया यह, तो लंब बराबर कर्ण घटाव आधार, तो वही चीज़ लिखे हैं, कर्ण घटाव आधार लिखे हैं। ठीक उसी तरह से BC, यही है आपका BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये कर्ण हो गया, चूँकि यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण में घटा कर देंगे, CD को माइनस कर देंगे, तो कर्ण आपका हो गया BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ओके, अब देखा जाए कि इसके रिजल्ट में हमको AE चाहिए था तो AE हमको मिल गया, उसके बाद BD चाहिए था तो BD हमको यहाँ पर मिल गया। अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो CE का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर हो गया, और इधर AB का स्क्वायर हो गया। अब देखिए AE का स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, अब BD के स्क्वायर को कुछ मत कीजिए, और CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर देखते हैं क्या लिख सकते हैं। CE का स्क्वायर और CD का स्क्वायर जो है ये छोटका समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, यह लंब हो गया, जिसको हम लोग DE का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? DE का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक लाइन में डाल देंगे कि सिंस CE स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर है ना। अब DE का स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो AB का स्क्वायर जोड़ DE का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर मिल जाता है। और यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आप कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर 3CD, जैसा कि आकृति 6.55 में आपको दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि 2AB का स्क्वायर, ये 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो इस फिगर को हम लोग ऐसे करके बना लिए और यहाँ से ऐसे लंब डाल दिए,
और ये डी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ ए हो गया, और यहाँ पर आपका बी हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक आपका ए डी सी भी एक समकोण त्रिभुज है, ए डी बी भी एक समकोण त्रिभुज है हमारा, और इसमें हमको प्रूव करना है, उसको भी लिख लेते हैं। ये आपका 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमको ये चीज़ प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले एक जो रिजल्ट आपको दिया गया है कि BD इक्वल टू आपका 3 इंटू DB इक्वल टू, अच्छा 3 इंटू CD दिया गया है। ये आपका DB लिखिए या BD लिखिए, बात बराबर ही है। तो अब इसमें क्या करना है हमको कि हम देख रहे हैं कि ये जो BC है आपका, है ना, BC है आपका, तो BC ये यहाँ से यहाँ तक है आपका BC। तो BC में हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका DB प्लस CD लिख सकते हैं। तो CD प्लस DB हम लिख सकते हैं। अब देखिए इस DB को हम 3CD लिख सकते हैं, तो यह CD इसको रहने देते हैं। ये जो DB है आपका, इसको हम लोग 3CD लिख दिए। तो इस तरह से 4CD हो गया। देयरफॉर यह CD जो है आपका BC बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक इस रिजल्ट को आप रखिए अपने सामने। उसके बाद दूसरा रिजल्ट, ये जो आपका CD है यहाँ पर, इसको जो है हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यह CD बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यह DB बटा 3, DB बटा 3 लिख सकते हैं। तो अगेन आप देखिए यह BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह CD और BD है, CD प्लस BD है। तो CD के बदले में DB बटा 3 लिख सकते हैं। तो DB बटा 3 लिख सकते हैं, और यह आपका DB बचा हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो BC बराबर ये 3 LCM हो जाएगा, और यहाँ DB प्लस 3DB इक्वल टू 4DB बटा क्या निकला, 3 निकला। अब इसी DB को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 यहाँ B के साथ चला आ जाएगा, BC के साथ, और 4 इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि DB को हम इतना लिख सकते हैं और CD को हम इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके फिगर में। तो फिगर में जाने से पहले एक पेज की व्यवस्था कर लेते हैं हम लोग, ये रहा है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। AC का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, AC का स्क्वायर लिखेंगे AD का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर लिखेंगे ना। अब फिर AB का स्क्वायर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर जोड़ यह आपका DB का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, अच्छा ऐड नहीं करके हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। ऐसा काम करते हैं कि इस रिजल्ट को लाने के लिए AC को माइनस होना चाहिए। तो इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। इस AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ऐसा इसलिए किए कि यहाँ पर माइनस हमको चाहिए, AB एक साइड है, AC दूसरे साइड है, यानी कि माइनस में है यह। तो अब देखिए AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, अब माइनस होने से ये कट गया, और यहाँ पर माइनस होने से BD का स्क्वायर या DB का स्क्वायर, चलिए ये BD स्क्वायर लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, CD का स्क्वायर।
अब बी डी का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बी डी का स्क्वायर को, बी डी को हम लोग 3BC/4 जान रहे हैं, तो 3BC/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, BC/4, तो BC/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका एलसीएम 16 हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। अब ये जो है 9BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 8BC का स्क्वायर बटा 16, 8 दूना 16। तो यहाँ जो है AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बाय 2। अब इस 2 को यहाँ से उठा के इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, तो 2 इंटू AB का स्क्वायर माइनस 2 इंटू AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अब इसको हम 2AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको राइट साइड में लेके चले जाइए, 2AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसको आप ठीक तरह से उतार लीजिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर पूरा दिख रहा होगा। और यहाँ पर यह प्रॉब्लम जो है, यहाँ से आप फिगर बना के इसको लिख लेंगे। अब फिर उसके बाद इसको आप लोग लिख लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 में देखिए क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AB का स्क्वायर है। तो इसको देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की याद कीजिए क्या विशेषता होती है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि AB जो है यह आपका BC है ना, और उसके बाद AC, यह तीनों आपका बराबर है। इस रिजल्ट 1 को ले लीजिए। इसके बाद इसमें दिया गया है कि D बिंदु इस तरह से है इसमें कि BD जो है 1/3 BC के बराबर है। इस पूरे का 1/3 है आपका BD। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रचना हम लोग कर देते हैं, क्या कि A से BC पर लंब जो है AP डाला, क्या डाला, AP लंब जो है आपका BC खींचा गया है ना, खींचा गया, खींच दिए। अब हमको ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि AD स्क्वायर बोल रहा है, तो AD हमारा यही ना है, यही हमारा AD है। अगर AD को हम लें तो AD से मिलकर बनने वाला एक त्रिभुज जो है आपका ADP है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में AD आपका लंब है, माफ करेंगे कर्ण है आपका। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर जोड़ DP का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या करते हैं कि AP को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम त्रिभुज APB में लें, APB में देखें, देख लीजिए APB में, तो इस AP को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, AP का स्क्वायर बराबर ये आपका लंब हो गया, कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर घटाओ BP का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो AD का स्क्वायर बराबर AP के बदले में हम इसको लिख देंगे, AB का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। अब BP और DP का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो BP देख लीजिए, यही ना है BP, तो BP ये जो है मध्य बिंदु हो जाएगा। यहाँ से समबाहु त्रिभुज में अगर हम लोग लंब डालते हैं तो यह BP जो है मध्य बिंदु हो जाता है। इसीलिए BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC का आधा लिख सकते हैं।
और डीपी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सोचते हैं। ये डीपी हो गया आपका। डीपी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह आपका बीपी घटाओ बीडी, तो इसको लिख सकते हैं बीपी घटाओ बीडी लिख सकते हैं, है ना, माइनस कर दिए। इस पूरे में अगर ये माइनस कर देंगे तो यही चीज़ ना बच जाएगा आपका। अब उसके बाद देखिए बीपी डीपी को हम बीपी लिखे हुए हैं, तो बीपी को हम तो BC/2 लिख सकते हैं, माइनस BD है आपका, तो BD को हम लोग देखिए 1/3 BC लिख सकते हैं, तो 1/3 BC लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका एलसीएम हो गया 6, 3BC - 2BC = BC/6 हो गया। अब जो ये रिजल्ट 3 नंबर मिला हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 3, है ना, 3 से हमारा, तो 3 में AD² है और AB का स्क्वायर है आपका, माइनस BP है, तो BP के बदले में BC/2 लिख सकते हैं, तो BC/2 का स्क्वायर लिख दिए हम लोग। उसके बाद DP है, तो DP को हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, BC/6 लिख सकते हैं, तो प्लस BC/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए कि इस BC को हम AB के बराबर लिख सकते हैं, क्यों भैया, क्योंकि यह देखिए यह तीनों साइड आपका बराबर है, BC जो है AB के बराबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर BC के बदले में AB लिख सकते हैं, तो AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस ये AB का स्क्वायर, BC को हमने AB लिख दिया बटा 4, अब प्लस AB इसको लिख दिया AB का स्क्वायर बटा 6 के 36। अब AD का स्क्वायर बराबर, है ना, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 36 हो गया। अब इसके बाद 36 AB का स्क्वायर माइनस 4 × 36 9 AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब 36 में 9 घट गया, 9 को 9 18 9 तिया 27, 27 1 28, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 28 AB का स्क्वायर बाय 36 मिल जाता है, = AD का स्क्वायर। अभी इसको कटा दीजिए आप, यह आपका कट जाएगा, पहले 2 से 4 से कटाते हैं, तो 4 से ही कटा दीजिए, 4 से 7 बार में ये कट जाएगा और ये 9 बार में कट जाएगा, तो 9 आपका इधर AD के साथ आ जाएगा, तो 9 AD का स्क्वायर हो गया और इधर 7 AB का स्क्वायर हो गया। यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो बच्चों थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई ख़ास नहीं है, बड़ी आसान प्रॉब्लम है। इसको आप ठीक तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और समझने का प्रयास भी करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुने के बराबर होता है। तो ये कहा कि सबसे पहले एगो समबाहु त्रिभुज लीजिए, तो समबाहु त्रिभुज ले लिए, इसके एक भुजा के वर्ग का तिगुना, तो ABC एक भुजा के वर्ग का तिगुना, AB² का तिगुना, कहता है कि उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना, तो एगो शीर्ष लंब हम लोग डाल दिए, तो इसका जो है 4 गुना यानी AP² का 4 गुना के बराबर होता है। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना है, तो प्रूव दैट। ओके, अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में हम लोग जान रहे हैं कि इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो हमारा क्या होती है, बराबर होती है। तो AB BC बराबर AC, तीनों भुजा बराबर हैं, यानी कि भुजा A मान लीजिए, है ना। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे। एगो समकोण त्रिभुज बना, ये शीर्ष लंब डाले तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर, ये मान लिया जाए AP है, तो AP का स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर घटा बी पी का स्क्वायर। और चूँकि यह बी पी जो है आपका बी पी है ना, ये बी सी का आधा है, तो बी सी का क्या है, यह आधा है। क्यों? क्योंकि जब लंब हम लोग डालते हैं समबाहु त्रिभुज में तो आधार को यह बराबर भागों में बांटती है। तो ये आपका बीपी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी बटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, ए बी जो है बी सी के बराबर है, तो बी सी के बदले में हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बटा 4, यह 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ एलसीएम 4, तो 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर 3 ए बी का स्क्वायर बटा 4, जो कि ए पी के स्क्वायर के बराबर है। इसलिए हमारा 4 इसके साथ आ गया, तो 4 ए पी का स्क्वायर बराबर 3 ए बी का स्क्वायर हो गया। और यही चीज़ तो हमको यहाँ पे प्रूव्ड करना था, तो समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ गए होंगे। यही आपका हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या आता है, सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 है, ए बी जो है आपका 6√3 है, उसके बाद ए सी जो है आपका 12 है, अब बी सी जो है आपका 6 है। तो इसमें कोण बी है, तो कोण बी कितना होगा इसको दिखाना है। तो ए बी का स्क्वायर अगर करते हैं तो 6 के 36 और 36 गुना 3, तो 36 गुना 3 6 18 3 9 1 10 होता है, बरबारे 44 से 6 के 36। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ए सी स्क्वायर हो गया, यह बी सी का स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर कर दें, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर कर दें, जो कि आपका ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे 108 में अगर 36 हम जोड़ दें तो क्या 144 होता है, यह 8 6 14 44 144 हो जाता है आपका, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। अब देखिए ए सी इसमें क्या है, आपका कर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ए सी क्या है, इसमें कर्ण है। एक त्रिभुज बनाइए, अगर ए सी आपका कर्ण है तो कोण बी पर कैसा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कोण बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके सारे प्रॉब्लम को समझ गए। इसी तरह से त्रिभुज का जो चैप्टर आपका 6 चैप्टर है, यह आपका कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। हालांकि यह ऐच्छिक है आपका, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले पूरे बुक को आप सॉल्व कर लीजिए, बना लीजिए सारा प्रॉब्लम। बनाने के बाद अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए विराम देते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।